क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? संसद सत्र से जुड़े हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला कितने दिनों तक चलेगा? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 20 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में 60वां गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को, यानी कि कल ही 19 दिसंबर को 60वां गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 19-20 दिसंबर को गोवा की 2 दिवसीय यात्रा पर है और अपनी यात्रा के दौरान श्री रामनाथ कोविंद जी 19 दिसंबर को 60वें गोवा मुक्ति दिवस समारोह में उपस्थित थे। और जब बात करते हैं जब महत्वपूर्ण यह दिवस की, यानी कि गोवा मुक्ति दिवस की मनाया जाता है 19 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों के शासन से हमारा गोवा मुक्त किया गया था। भारत के आजाद होने के 14 साल बाद गोवा भारत का हिस्सा बना और वह 19 दिसंबर 1961 का दिन था जब गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया गया। और इसलिए 19 दिसंबर को गोवा में मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह जो हिस्ट्री है वो भी हमें याद रखनी चाहिए। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे? गोवा को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन विजय अभियान गोवा को मुक्ति दिलाने हेतु चलाया गया था पुर्तगालियों के खिलाफ। और गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखो गोवा से 3 महत्वपूर्ण दिवस जुड़े हैं। एक गोवा स्थापना दिवस, दूसरा गोवा मुक्ति दिवस और तीसरा गोवा क्रांति दिवस। गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है 18 जून को। क्यों? 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने गोवा के लोगों को एकजुट होने और पुर्तगाली शासन के खिलाफ लड़ने का संदेश दिया था और इसलिए 18 जून गोवा क्रांति दिवस। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 30 मई को। 30 मई को गोवा अपना स्थापना दिवस मनाता है और यह दिवस गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 30 मई 1987 में इसी दिन गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। कब? 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। और दोस्तों जब हम बात करते हैं गोवा राज्य की तो मैं आपको ये बताने पर खुश हूं कि हमारा जो गोवा से जुड़ा हुआ एक यूनिक वीडियो है जो गोवा के स्थापना दिवस के अवसर पर यानी कि 30 मई को हमने एक यूनिक वीडियो बनाया था जो हमारी चैनल पर अवेलेबल है। और यह गोवा से जुड़े वीडियो में क्या है, तकरीबन 55 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल है। और यदि यह वीडियो आपने देख लिया तो गोवा से जुड़ा हुआ एक भी क्वेश्चन चाहे क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन हो या क्लास 4 तक के कोई भी एग्जामिनेशन में गोवा से जुड़ा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये मैं वादा करता हूं। और चलिए, गोवा की कैपिटल का नाम है पणजी। गोवा के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। और यहां हम देख सकते हैं भगत सिंह कोश्यारी और प्रमोद सावंत को। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना हुई और इसीलिए 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस और गोवा मुक्ति दिवस कल ही मनाया गया है 19 दिसंबर को। इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, संसद के सत्र के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में संसद के सत्र से जुड़े प्रावधान किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 85 में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 85। और यह क्वेश्चन हाल ही में सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि हाल ही में सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण
मामलों में वृद्धि की आशंका के चलते संसद के शीतकालीन सत्र को रद्द करने का फैसला लिया है। शीतकालीन सत्र साल में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। एक है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र। और शीतकालीन सत्र को कोविड-19 के कारण हाल ही में रद्द कर दिया गया है और इसीलिए यह जो संसद से सत्र है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद के मामले में सुर्खियों में आया। संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास है और इस पर निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जो हाल ही में लिया गया और जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से दिया जाता है। भारत में कई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। भारत में कोई भी निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है और संसद के एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं और यदि आपकी एग्जामिनेशन में पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें यह सत्र के बारे में भी याद रखने चाहिए कि संविधान में बजट के लिए एक वार्षिक वित्तीय विवरण अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है और अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएगा। यानी कि जो बजट है उनके पहले हमारे राष्ट्रपति का यह अभिभाषण होता है। और जब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो याद रखो यहां जो मैंने आपके सामने 4 ऑप्शन रखे उनमें से अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, इसी तरह का प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 74। और अनुच्छेद 80 में क्या प्रावधान किया गया है? राज्यसभा की संरचना से जुड़ा अनुच्छेद है अनुच्छेद 80। और अनुच्छेद 81 क्या है? लोकसभा की संरचना से जुड़ा यह अनुच्छेद। और जो अनुच्छेद 85 जो मैंने हाल ही में बताया, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, यह जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के 85 अनुच्छेद से है। और आपने कहीं कोरम शब्द सुना है, सत्रावसान सुना है, विघटन सुना है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना चाहिए। और जो बजट सत्र है वो जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल तक में खत्म हो जाता है। जो दूसरा मानसून सत्र है वो जुलाई अगस्त में होता है और शीतकालीन सत्र है वो नवंबर दिसंबर में होता है। तीसरा क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला करीब कितने दिनों तक चलता है? जम्मू कश्मीर में जो बर्फ की बारिश होती है इसे बोलते हैं चिल्लई कला। और चिल्लई कला 21 दिसंबर यानी कि कल ही शुरू होगा और 31 जनवरी 2021 तक तकरीबन 40 दिन तक यह चिल्लई कला चलेगा। यानी कि इस अवसर पर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सब्जियां भी नहीं मिलती, खाने को कुछ नहीं मिलता और इसलिए जो भी चीजें हैं इसकी जो कीमतें हैं वो काफी बढ़ जाती है। क्या बात है? देखो, कश्मीर में 21 और 22 दिसंबर की रात से भयानक सर्दी के मौसम की शुरुआत मानी जाती है और करीब 40 दिनों तक के मौसम को चिल्लई कला कहा जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं। और चिल्लई कला के शुरू होने से पहले ही कश्मीरी सब्जियों को सुखाकर तथा अन्य चीजों का भंडारण कर लेते हैं और चिल्लई कला करीब 40 दिनों तक चलता है और उसके बाद चिल्लई खुर्द और फिर चिल्ले बच्चा का मौसम आ जाता है और यह तकरीबन 10 और 20 दिन तक का होता है। गोश्त के शौकीनों के लिए हरीसा की दुकानें पूरे कश्मीर में सजने लगी है और हरीसा गोश्त चावल व मसालों के मिश्रण से तैयार होने वाला एक विशेष व्यंजन है। हरीसा शरीर के अंदर से गर्म रखने के साथ कैलोरी का भी बनाए रखता है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में शताब्दी का एसोचैम उद्यम पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? शताब्दी यानी कि 100 साल का एसोचैम उद्यम पुरस्कार प्रदान किया गया है श्री रतन टाटा को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रतन टाटा। और रतन टाटा को एसोचैम उद्यम पुरस्कार किसने प्रदान किया? हमारे प्रधानमंत्री ने, यानी कि हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी वर्चुअल माध्यम से एसोचैम फाउंडेशन सप्ताह कार्यक्रम में मुख्य भाषण दिया और उन्होंने श्री रतन टाटा को शताब्दी का एसोचैम उद्यम पुरस्कार भी प्रदान किया। इमेज में देख सकते हैं श्री रतन टाटा। और श्री रतन टाटा ने टाटा समूह की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया। और किसने प्रदान किया है? श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। और यहाँ जब एक शब्द आया एसोचैम,
एसोचैम क्या है? भारत का एक प्रमुख उद्योग चैम्बर है। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है? द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और एसोचैम भारत की वाणिज्य एवं व्यापार के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। और एसोचैम के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? निरंजन हीरानंदनी। और एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल कौन है? दीपक सूद। तो यह फैक्ट हमें याद रखने चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, कानूनी रूप से वायु प्रदूषण के कारण पहली मृत्यु कहां दर्ज की गई है? दोस्तों, वायु प्रदूषण के कारण दुनिया की पहली मौत हाल ही में दर्ज की गई है यूनाइटेड किंगडम, बोले तो ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन की कैपिटल लंदन में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ 9 साल की जो पहली लड़की है जिसकी वायु प्रदूषण के कारण मौत हो गई है, इसका नाम थोड़ा लंबा है, एला एदोकिसी डेब्रा, जिसकी हाल ही में वायु प्रदूषण के कारण मौत हो गई है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और इसके मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण एक लड़की की मौत हुई है। लंदन में एक व्यस्त सड़क के पास रहने वाली एक 9 साल की लड़की एला एदोकिसी डेब्रा की सांस की तकलीफ के कारण हाल ही में मृत्यु हुई है। और एला एदोकिसी डेब्रा की मृत्यु अस्थमा के कारण हुई है। कौन सी बीमारी है? अस्थमा। और जो कि अत्यधिक वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से हुआ था। और यह अस्थमा वायु प्रदूषण के कारण हुआ था। और एला दुनिया की पहली व्यक्ति है जिसकी मृत्यु का कारण उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर वायु प्रदूषण बताया गया है। तो यह नाम भी याद रखना है और देश का नाम भी आपको याद रखना है। और भारत में वायु प्रदूषण की बात करें तो बहुत ही हालात है वो गंभीर है कि दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 21 तो भारत में है। और वायु प्रदूषण को विनियमित करने के लिए भारत ने 1981 में वायु प्रदूषण पर रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम पारित किया था। तो 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया था क्योंकि हमारी जो प्रमुख शहर है वो फिर से स्वच्छ हो सके। छठा क्वेश्चन, नवीन पटनायक ने निम्न में से किस उद्देश्य से परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है? नवीन पटनायक बोले तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर। और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने एक परिश्रम पोर्टल शुभारंभ किया है, लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कारोबार को आसान बनाने हेतु। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। नवीन पटनायक बोले तो ओडिशा के मुख्यमंत्री, इमेज में देख सकते हैं। और नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल का भी उद्घाटन किया। और परिश्रम पोर्टल क्या है? परिश्रम पोर्टल और ऑनलाइन सेवाएं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि कारोबार को आसान बनाने में सहायक होगी और राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएगा यह पोर्टल। और पोर्टल आने वाले दिनों में 52 प्रकार की सेवाएं प्रदान करेगा। तो यह बात आपको याद रखनी है। बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा के मुख्यमंत्री जैसा कि मैंने बताया, कौन? नवीन पटनायक। ओडिशा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और ओडिशा की कैपिटल का नाम है भुवनेश्वर। और ओडिशा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आज आपको नहीं बताए हैं, लेकिन आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। 7वां क्वेश्चन, संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रम कब प्रसारित किया जाता है? फिर से एक बार सुर्खियों में आया है। और जब यह कार्यक्रम शुरू किया गया था तब भी मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था। संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रम प्रति सप्ताह में प्रत्येक शनिवार को प्रसारित किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रत्येक शनिवार। 19 दिसंबर को यह करंट अफेयर में क्यों आया? क्योंकि 19 दिसंबर शनिवार को संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रम का यह 25वां अंक प्रसारित किया गया। संस्कृत साप्ताहिकी का 25वां अंक प्रकाशित किया गया और यह कार्यक्रम इस वर्ष 4 जुलाई को शुरू किया गया था और तब से प्रत्येक शनिवार को इसे प्रसारित किया जाता है। लेकिन कब? यह साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रम सुबह 11:20 से प्रत्येक शनिवार को प्रसारित किया जाता है और इसका पुनः प्रसारण प्रत्येक रविवार को रात को 11:20 पर होता है इसका पुनः प्रसारण। और इनसे जुड़े कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताना चाहूंगा जो हाल ही में यह सुर्खियों में आए। 25वें अंक के प्रसारण के लिए एक विशेष अवसर पर
डॉक्टर जहां आरा, इमेज में देख सकते हैं, डॉक्टर जहां आरा की संस्कृत के प्रति रुचि और प्रेरक यात्रा श्रोताओं के साथ साझा की। और डॉक्टर जहां आरा जामिया मिलिया इस्लामिया की पोस्ट डॉक्टरल फेलो रही है। और याद रखो, डॉक्टर जहां आरा ने महाकवि कालिदास के नाटकों पर व्यापक शोध और महाभारत में प्रतिबिंबित आधुनिक सामाजिक समस्याओं के निदान पर भी उल्लेखनीय संस्कृत शोध पर कीर्तिमान रचा है। और इसीलिए यह क्वेश्चन सुर्खियों में आया। और संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत एक प्रेरणादायक सुभाषित से होती है और इस खंड को प्रसंग कहा जाता है। और दुनिया भर के महत्वपूर्ण समाचारों को साप्ताहिकी वार्ता कहा जाता है। तो यह जो संस्कृत साप्ताहिकी है, इनसे शुरू होने से जो शब्द है वो आपको याद रखने हैं। शुरुआत, तो शुरुआत होती है सुभाषितम से और इसे प्रसंग कहा जाता है। और महत्वपूर्ण समाचारों को साप्ताहिकी वार्ता कहा जाता है। और प्रख्यात संस्कृत विद्वानों और विचारकों के साथ एक विशेष साक्षात्कार संवाद को ज्ञान विज्ञान निदर्शनी का नाम दिया गया है। कौन सा? ज्ञान विज्ञान निदर्शनी का नाम दिया गया है। और बाल मनोवल्लरी खंड में विद्यालयों के छात्रों के गायन प्रतिभा से परिचय कराने के लिए प्रसारित किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि संस्कृत साप्ताहिकी सरकार की जो पहल है वो खास तौर पर क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाएगा यह क्वेश्चन। तो यह फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में बेंगलुरु मिशन 2022 की शुरुआत किसने की? बेंगलुरु मिशन 2022 की शुरुआत हाल ही में की है कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है BS येदियुरप्पा। इमेज में देख सकते हैं, वो है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने राज्य की राजधानी में 2 वर्षों में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बेंगलुरु मिशन 2022 की शुरुआत की। और यहां देख सकते हैं दोस्तों, यहां लिखा है, मेरे को पढ़ना नहीं आता है, मैं जस्ट बोलता हूं। और इस मिशन का उद्देश्य तीव्र आवागमन और स्वच्छ तथा हरित बेंगलुरु सुनिश्चित करना है। यानी कि तीव्र आवागमन यानी कि ट्रैफिक के जो नियम है वो भी अच्छे बनाने होंगे। स्वच्छ यानी कि लोगों को जो अपना इस तरह का कूड़ा है वो कहीं सही जगह पर यहाँ डालना होगा। और जो कूड़े हैं उनमें से भी एनर्जी प्रोडक्शन किया जाएगा। और हरित बेंगलुरु बोले तो वहां पर पेड़ भी लगाए जाएंगे। तो नगर में हर दिन जमा होने वाले 5800 मीट्रिक टन कचरे को बिजली में परिवर्तित करना और घर पर ही कचरे को अलग अलग जमा करना भी इस योजना द्वारा जारी किया जाएगा। शहर में तालाब, उद्यान और वृक्ष वन विकसित करना भी इस मिशन में शामिल है, क्योंकि बेंगलुरु को ग्रीन बनाना है। 9वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक केंद्र सरकार द्वारा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोलकाता। भारत सरकार ने 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक संग्रहालय खोलेगी। और यह 2022 में क्यों? क्योंकि इस संग्रहालय का उद्घाटन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर किया जाएगा। और नई दिल्ली में नेताजी संग्रहालय का भी विस्तार किया जाएगा। यानी कि नेताजी संग्रहालय एक नई दिल्ली में भी स्थित है और वो भी लाल किले में। और नई दिल्ली का यह संग्रहालय की बात करें तो नई दिल्ली में संग्रहालय डिजिटाइज्ड है और 3 मंजिला है। और इस संग्रहालय में बचपन से नेताजी के योगदान को दर्शाया गया है और इसी के तर्ज पर कोलकाता में भी बनाया जाएगा। और जब बात करते हैं हमारे यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, तो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी से बहुत ही अच्छे काम किए। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन भारतीय राष्ट्रवादियों और इंपीरियल जापान में 1942 में किया गया था। और इंडियन नेशनल आर्मी का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश लोगों से स्वतंत्रता प्राप्त करना था। लेकिन इस इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? गठन मूल रूप से मोहन सिंह द्वारा किया गया था। बाद में उन्हें पकड़ लिया गया और अंततः पहली इंडियन नेशनल आर्मी का पतन हो गया। बाद में इंडियन नेशनल आर्मी को नेताजी के नेतृत्व में पुनर्जीवित किया गया और बाद में कमान संभाली थी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सुविधा तेलंगाना राज्य को उच्च गति का इंटरनेट प्रदान करेगी? तेलंगाना राज्य को
हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेगी एक योजना जिसका नाम है तेलंगाना फाइबर ग्रिड। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना फाइबर ग्रिड, जो हाल ही में यह तेलंगाना को हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेगी, जिस पर काम जारी है। तेलंगाना फाइबर ग्रिड राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है और यह राज्य को उच्च गति इंटरनेट प्रदान करेगा और यह परियोजना 2017 से शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य। और यह परियोजना सस्ती और उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी और इसका लक्ष्य 33 जिलों, 12,751 ग्राम पंचायत, 10,128 गांवों को डिजिटल सेवा प्रदान करना है। बहुत बढ़िया लक्ष्य रखा गया है और यह मिशन 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को कवर करेगा, जो हाल ही में यह तेलंगाना फाइबर, जो हाल ही में यहाँ पढ़ सकते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट तेलंगाना राज्य को। और जब बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना की बेसिक इंफॉर्मेशन लिखना आपकी जिम्मेवारी है, आज मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। ओके, 11वां क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? दोस्तों, आप इनका जो पहनावा है इनके जरिए ही आप यहां साफ तौर पर लोगो भी देख सकते हैं। तो यह क्रिकेटर जिसका नाम है मोहम्मद आमिर, वो किस देश के हैं? पाकिस्तान देश के एक फास्ट बॉलर है। उन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। और मोहम्मद आमिर की बात करें तो वो केवल 28 वर्ष के हैं। कितने? 28 साल के हैं। और आमिर ने 2009 में 17 वर्ष की आयु में श्रीलंका के विरुद्ध डेब्यू किया था और उन्होंने पाकिस्तान के लिए 36 टेस्ट मैच में 119 विकेट भी चटकाए हैं। लेकिन उन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है और संन्यास लेने की घोषणा का कारण अभी तक सामने नहीं आया है, कुछ निजी कारण हो सकते हैं। और मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज है। उनका जन्म 13 अप्रैल 1992 को पाकिस्तान के पंजाब में हुआ था। 12वां क्वेश्चन, भारत सरकार देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक अभियान शुरू करने जा रही है? हमारे भारत देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए हमारी भारत सरकार ब्रांड इंडिया मिशन अभियान शुरू करने जा रही है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रांड इंडिया मिशन। और यह क्या है ब्रांड इंडिया मिशन? इस मिशन को किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थानीय उत्पादन को बढ़ाना है। और ब्रांड इंडिया पहल भारत में उत्पादित सामानों को एक टैग भी प्रदान करेगी और इसे टैग नाम दिया जाएगा यह ब्रांड इंडिया टैग। तो टैग प्राप्त करने के लिए निर्मित वस्तुओं को देश के निर्धारित स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का अनुपालन करना होगा। साथ ही इस कंपनियों का मुख्यालय भारत में ही होना चाहिए और इस प्रकार के उत्पादों को मेड इन इंडिया टैग प्राप्त होगा। कौन सा? मेड इन इंडिया टैग प्राप्त होगा। यानी कि क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है, इसका निर्यात को बढ़ावा मिलेगा यहां पर और इससे आर्थिक विकास, निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। और इस मिशन के तहत प्रमाणन प्रक्रिया 6 से 10 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। और यह योजना क्या है? यह मिशन शुरू में टायर और रबर उद्योग पर फोकस करेगा यह मिशन। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का लूनर मिशन पृथ्वी पर वापस लौट आया है? चंद्र की सतह से मिट्टी लेकर पृथ्वी की सतह पर वापस लौट आया है एक देश का लूनर मिशन और इस देश का नाम है चीन। हमारा ही पड़ोसी मुल्क चीन देश ने यह कारनामा कर दिखाया। चीन के लूनर मिशन पृथ्वी पर वापस लौट आया है और इस मिशन का नाम चांग ए5 लूनर मिशन था। और चीन ने चंद्रमा से 2 किलोग्राम मिट्टी और पत्थर लाने की योजना बनाई थी और हाल ही में यह स्पेसक्राफ्ट मंगोलिया में उतरा है। कहां पर उतरा है? यह मंगोलिया में यह स्पेसक्राफ्ट हाल ही में उतरा और यह मिशन 4 दशकों में पहला प्रोब है जिसने चंद्रमा के अस्पष्टीकृत भागों से चट्टान के नमूने लेकर वापस आया हो। यानी कि कुछ इस तरह के अस्पष्टीकृत भाग चंद्रमा के, वहां से यह नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस लौटा। और चांग 5 चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर उतरने वाला पहला प्रोब भी है, इमेज में आप देख सकते हैं। और चांग ए5 मिशन, इस मिशन का नाम चीनी चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया है और इसे चीन के सबसे बड़े कैरियर रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 से लॉन्च किया गया था।
और अब बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया है? हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और किसान कल्याण मिशन क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय को 2 गुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है और इस कार्यक्रम को किसान कल्याण मिशन नाम दिया गया है। और किसान कल्याण मिशन के बारे में आगे बताऊं तो इस मिशन के तहत कृषि और संबंधित क्षेत्रों की प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में ISO 9001-2015 सर्टिफिकेशन किसको दिया गया? हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO 9001-2015 सर्टिफिकेशन दिया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था नेहरू जूलॉजिकल पार्क। और वो कहां पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हाल ही में हैदराबाद में नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO 9001-2015 सर्टिफिकेशन दिया गया है और इसके लिए गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन ASCB UK द्वारा प्रदान किया गया था। और याद रखो दोस्तों, यह चिड़ियाघर ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है। और यह प्रमाणन तेलंगाना के वन मंत्री इंद्र करण रेड्डी को प्रदान किया गया। इमेज में आप देख सकते हैं। और ISO सर्टिफिकेशन है क्या? यह प्रमाणन किसी थर्ड पार्टी बॉडी द्वारा दी गई स्वीकृति है और ISO एक स्वतंत्र गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है और यह अंतरराष्ट्रीय मानकों को विकसित करने में भी मदद करता है ISO। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 2034 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा? और दोस्तों मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि मैं यहां आपको 2030 की बात नहीं कर रहा हूं, 2034 की बात कर रहा हूं, क्योंकि 2030 में यह कतर में आयोजित किया जाने वाला है और एशियाई खेल 2034 में सऊदी अरब में आयोजित किए जाने वाले हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी, सऊदी अरब। लेकिन बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड ने इसका गलत आंसर दिया, तो किसने सही आंसर दिया है? उनमें से सही आंसर देने वाले कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना मैं चाहूंगा। वो है कमलेश डोडिया, सोनल टोटिया, परमार शैलेश जे, मनोज कुमार ओझा, आकाश लिंबाचिया, नीलेश पाटनवाड़िया, गौरांग प्रजापति, सोलंकी मनोज फ्रॉम सुरेंद्रनगर से, रेखा नीनामा, रसीला डामोर, राजकुमार गोंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश से, दिव्या पटेल, पीनाकिन चौधरी, जयेश वाजा, इंद्रराज सिंह परमार, करिश्मा पहुंचिया और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, जीवंतिका मकवाणा, अंकिता ए चौधरी, राठौड़ कृष्णा, KV राठवा, अनिल मेहता, राकेश गामित, प्रवीण चौधरी, शैलेश कुमार तबियाड़, सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा ग्रैंड स्लैम साल का पहला ग्रैंड स्लैम है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर और आपको बताना है कि कैलेंडर ईयर का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा है। सही आंसर चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और कल ही इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। चलिए कल मिलते हैं। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड गुड बाय।